प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य इतिहास। तो इसके पहले हमने पढ़ा मौर्य साम्राज्योत्तर राज्य, मौर्य साम्राज्य के बाद के राज्य। ये देखिए, इसमें हम क्या देखेंगे। चेर, पांड्य और चोल राजवंश, सातवाहन राजवंश, वाकाटक राजवंश, चालुक्य राजवंश, पल्लव राजवंश और राष्ट्रकूट राजवंश। तो ये छोटी छोटी सत्ताएं मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में उदित हुई और इनके विषय में हम थोड़ा सा जानकारी इस पाठ में लेने वाले हैं। ये देखिए, ये नक्शा दिया हुआ है यहाँ पर। ईसा पूर्व प्रथम से ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी तक का दक्षिण भारत, ये भारत का मानचित्र है। दक्षिण भारत में किन किन राज सत्ताओं का उदय हुआ। सातवाहन राजा, वाकाटक, राष्ट्रकूट, चालुक्य, पल्लव राजा, चोल राजा, पांड्य राजा, ये सब राजा दक्षिण भारत में नए नए राज्य, छोटे छोटे राज्य उदय हुए। इनके विषय में हम देखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए, भारत के मानचित्र प्रारूप में दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण स्थानों को दर्शाओ। ये भारत का मानचित्र है। दक्षिण भारत के जो प्राचीन नगर हैं उनको दिखाना है, जो कि हम पिछले पाठ में भी देख चुके हैं। चेर, पांड्य और चोल राजवंश। दक्षिण की प्राचीन राजसत्ताओं में 3 राजसत्ताओं का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में आता है। चेर, पांड्य और चोल, ये वे राजसत्ताएं हैं। ये राजसत्ताएं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा उसके पहले से ही अस्तित्व में थी। उनका उल्लेख रामायण, महाभारत, महाकाव्यों में किया गया है। तमिल भाषा के एक संगम साहित्य में इन तीनों राजसत्ताओं का उल्लेख मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक के लेखों में भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में मुजरिम बंदरगाह का उल्लेख मिलता है और इस बंदरगाह को केरल तट का अत्यंत महत्वपूर्ण बंदरगाह बताया गया है। यानी केरल पर ये जो मुजरिस बंदरगाह था, उसमें व्यापार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। उसकी महत्ता उसमें बताई गई है इस किताब में। कौन सी किताब? पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ठीक है। यह बंदरगाह चेर राज्य में था। मुजरिस बंदरगाह से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का इटली के, रोम और पश्चिम के अन्य देशों में निर्यात होता था। पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। आज जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ पर पांड्य राज्य का विस्तार था। मदुरै पांड्य राज्य की राजधानी थी। प्राचीन चोलों का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था। ये देखिए, यहाँ पर ये तमिलनाडु है इतना, ठीक है। तो तिरुचिरापल्ली वहाँ की राजधानी थी। चेर, चोल, पांड्य, ये राजा यहाँ पर इनकी राजसत्ताएं उदय हुई। आगे देखिए, सातवाहन राजा। मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के पश्चात उत्तर भारत की भांति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के स्थानीय राजा स्वतंत्र बने। उन्होंने छोटे छोटे राज्य स्थापित किए। उनमें से एक सातवाहन राजवंश था। प्रतिष्ठान अर्थात पैठण उसकी राजधानी थी। राजा सिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। पुणे जिले के जुन्नर के समीप नाड़े घाट की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में उकेरे गए लेखों में इस राजवंश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम पाए जाते हैं। तो इस राजवंश में जो जो राजा हुए महत्वपूर्ण, उनके नाम इस शिलालेख में हैं। कुछ सातवाहन राजा अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। ये देखो, यहाँ पर देखिए, ये पैठण है, इनकी राजधानी सातवाहन राजा की यहाँ थी, ठीक है। सातवाहन राजवंश में गौतमीपुत्र सातकर्णी राजा विशेष ख्याति प्राप्त है। उसके पराक्रम का वर्णन नासिक की गुफाओं में उकेरे हुए लेखों में किया गया है। उसने शक राजा नहपान को पराजित किया था। शक राजाओं को पराजित करके उनके राज्य को अपने राज्य में मिलाया था, अपने राज्य को विस्तार किया था। तो इस प्रकार से सातवाहन राजा ने अपनी राजसत्ता स्थापित की। क्या तुम जानते हो, पुणे और ठाणे जिले की सीमा
पर जुन्नर मुरबाड़ मार्ग घाट है। यह घाट नाड़े घाट नाम से जानी जाती है। इस घाट सड़क की दूरी 5 किलोमीटर है और लगभग 2000 वर्ष पूर्व सातवाहनों के कार्यकाल में बनाई गई। इसके पहले यह घाट देश महाराष्ट्र का पठारी क्षेत्र और कोंकण के बीच प्रमुख व्यापारी मार्गों में से एक थी। इस घाट की सड़क का उपयोग व्यापार एवं यातायात के लिए किया जाता था। उकेरा हुआ बड़ा घाट आज भी वहाँ देखने को मिलता है। नाड़े घाट की गुफाओं में सातवाहन राजाओं की मूर्तियाँ और शिलालेख पाए जाते हैं तथा इन शिलालेखों में सातवाहन राजाओं एवं रानियों द्वारा दिए गए दोनों दानों और चंदों का वर्णन। वहाँ के राजा और रानी जो दान करते थे तो वो दान का वर्णन इसमें पाया जाता है, उसमें लिखा गया है। ठीक है। नासिक के पुणे, नासिक के लेख में गौतमी पुत्र का उल्लेख त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, त्रि माने 3, समुद्र माने समुद्र, तोय माने पानी, पीतवाहन माने पीने वाला वाहन, यानी उसका अश्व घोड़ा, उसका घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था, ऐसा उसके लेख में उद्धृत किया गया के रूप में किया गया है। तोय का अर्थ है जल, घोड़े राजा के वाहन हैं। ऊपरी पदवी का अर्थ यह होता है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। 3 समुद्रों के तात्पर्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर। उसके कार्यकाल में सातवाहनों का साम्राज्य उत्तर में नर्मदा नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला था। ये देखिए यहाँ पर ये नर्मदा नदी है यहाँ से, और ये देखो तुंगभद्रा नदी, तो यहाँ से यहाँ तक उसका राज्य फैला हुआ था। और इसको कहा जाता है त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन, यानी बंगाल की खाड़ी इधर, हिंद महासागर इधर और अरब सागर इधर, तीनों समुद्र का मेल यहाँ होता है। तो इसीलिए ऐसा कहा गया कि उसका घोड़ा वो इतना प्रतापी राजा था कि उसकी सीमाएं, उसके घोड़े को कहा जाता था 3 समुद्रों का पानी पीने वाले अश्व पर वो सवार होता है। तो इस प्रकार से उसकी ख्याति बढ़ी थी। हाल नाम के सातवाहन राजा का गाथा सप्तशती ग्रंथ प्रसिद्ध है। यह ग्रंथ प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में रचित है। इस ग्रंथ में सातवाहनों के समय के जनजीवन की जानकारी मिलती है। सातवाहन कालखंड में भारत के व्यापार में बहुत वृद्धि हुई। महाराष्ट्र के पैठण, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर और व्यापारिक केंद्र के रूप में विशेष महत्व प्राप्त हुआ। इस कालखंड में वहाँ असंख्य कला वस्तुओं का उत्पादन होने लगा। भारतीय माल का निर्यात रोम तक होता था। कुछ सातवाहन सिक्कों पर सिक्कों पर जहाज के चित्र उकेरे गए थे। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि प्रतिमाएं अंकित थे। महाराष्ट्र में अजिंठा, अजंता, नासिक, कार्ले, भाजे, कान्हेरी, जुन्नर की गुफाओं में से कुछ गुफाओं का खनन सातवाहन के समय में किया गया। सातवाहन राजाओं ने गुफाओं का खनन करवाया था, खुदवाया था। जहाज की प्रतिमा अंकित सातवाहन का सिक्का, ये देखो सिक्का है, इस पर जहाज की प्रतिमा ये सीधी साफ साफ दिखाई पड़ रही है। ठीक है। ये देखिए कार्ले का चैत्यगृह, कार्ले का चैत्यगृह है। अब इसके बाद हम देखेंगे वाकाटक राजवंश। ईसवी सन की 3री शताब्दी के प्रारंभ में सातवाहनों की सत्ता क्षीण हो गई। सातवाहनों के बाद जिन राजसत्ताओं का उदय हुआ उनमें वाकाटक सामर्थ्यशाली राजवंश था। वाकाटक राजवंश के संस्थापक का नाम बिंध्य शक्ति था। वाकाटक राज सत्ता का संस्थापक बिंध्य शक्ति था। बिंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम राजा बना। प्रवरसेन के बाद वाकाटकों का राज्य बंट गया। उनमें 2 शाखाएं प्रमुख थी। प्रथम शाखा की राजधानी नंदीवर्मन नागपुर के समीप थी। दूसरी शाखा की राजधानी वत्सगुल्म अर्थात वर्तमान वाशिम जिला, महाराष्ट्र में ही है दोनों। तो ये नागपुर के समीप नंदीवर्धन है और वाशिम एक जिला है, वासी जिसको आज बोलते हैं, वो राजधानी बनाई गई। बिंध्य शक्ति के बेटे प्रवरसेन प्रथम ने वाकाटक साम्राज्य का विस्तार किया। उसके कार्यकाल में वाकाटकों का साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात प्रदेश से लेकर दक्षिण में कोल्हापुर तक फैला हुआ था। उस समय कोल्हापुर का नाम कुंतल था। कोल्हापुर आज जो है कोल्हापुर जिला, उसका नाम कुंतल था।
गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से हुआ था। यह जानकारी हमने इससे पूर्व प्राप्त की। पिछले पाठ में हमने देखा था कि प्रभावती का विवाह रुद्रसेन से हुआ था। वाकाटक राजा हरिसेन का वराहदेव नामक मंत्री था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अजंठा गुफाओं में 16 क्रमांक की गुफा का खनन उसने करवाया था। अजंठा की अन्य कुछ गुफाओं में खुदाई तथा उन गुफाओं के चित्रों में सुशोभित करने का कार्य हरिसेन के कार्यकाल में हुआ। हरिसेन ने भी उस गुफा में बहुत सारे चित्र खुदवाए, उसको और भी थोड़ा सा अलग रूप दिया। वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वितीय ने प्राकृत, ये देखो अजंता की गुफाओं में इस तरह से ये गौतम बुद्ध का चित्र उकेरा गया है। अजंता की बोधिसत्व पद्मपाणी, ये उसमें चित्र उकेराया। प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में सेतुबंध ग्रंथ की रचना की। इसी भांति कालिदास द्वारा रचित मेघदूत कालिदास का प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इसी काल में मेघदूत की भी रचना की गई महर्षि कालिदास के द्वारा। इसी कालखंड की रचना है। चालुक्य राजवंश। कर्नाटक के चालुक्य राजवंश की सत्ता बलशाली थी। वाकाटकों के बाद प्रबल हुई राजसत्ताओं में कादम्ब, कलचुरी आदि सत्ताओं का समावेश था। ये सब छोटी छोटी सत्ताएं थी, उस समय अस्तित्व में आई थी, परंतु इन सभी पर चालुक्य राजाओं ने वर्चस्व स्थापित किया। चालुक्य राजाओं ने सबको मिला लिया। ईसवी सन की 6वीं शताब्दी में पुलकेशी प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की। कर्नाटक में बदामी उसकी राजधानी थी। बदामी एक नगर है, उसकी राजधानी ये चालुक्य वंश के राजाओं ने बनाया। चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय ने सम्राट हर्षवर्धन के अतिक्रमण को विफल बनाया था। बदामी, ऐहोले, पट्टदकल में प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण चालुक्य राजाओं के कार्यकाल में किया गया। तो वहाँ पर काफ़ी मंदिर बनवाए गए जो ये राजाओं ने बनवाया। पल्लव राजवंश। ये देखो पट्टदकल का मंदिर है जो चालुक्य राजाओं ने बनवाया। ये मंदिर का चित्र आप देखिए। पल्लव राजवंश। पल्लव राजसत्ता दक्षिण भारत की एक सशस्त्र राजसत्ता थी। तमिलनाडु की कांचीपुरम नगरी उसकी राजधानी थी। कांचीपुरम नगरी को राजधानी बनाए पल्लव राजा। महेंद्र वर्मन एक पराक्रमी पल्लव राजा था। उसने पल्लव राज्य का विस्तार किया। वह स्वयं नाटककार था। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के आक्रमण को विफल कर दिया। उसके कार्यकाल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर की खुदाई की गई। ये रथ मंदिर अखंड पत्थर से खोदे गए, माने इतना बड़ा पत्थर था कि उस पत्थर को ही खोद करके महाबलीपुरम का ये रथ मंदिर बनाया गया। ठीक है, तो इधर ये देखिए महाबलीपुरम का रथ मंदिर ये बनाया गया है। ये देखिए यही है महाबलीपुरम का रथ मंदिर जो कि पल्लव राजाओं ने बनवाया था। ठीक है, पल्लव राजाओं की जल सेना शक्तिशाली और सुसज्ज थी। उनके कार्यकाल में भारत का दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ निकट के संबंध स्थापित हुए। देश की भीतरी और बाहरी व्यापार समृद्ध हुआ। युआन स्वांग कांची में आया था। युआन स्वांग जैसे चीनी यात्री था, तो वो उस समय आया था इनके काल में। उसने कहा था पल्लव राजाओं के राज्य में सभी धर्मों के लोगों के साथ सहिष्णुता और न्याय का व्यवहार किया जाता है। माने पल्लव राजाओं की प्रशंसा की और उसने कहा यहाँ सभी धर्म के लोगों को समान अधिकार है, सभी एक दूसरे को मानते हैं और आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। राष्ट्रकूट राजवंश के संपन्न कालखंड में उनकी सत्ता विंध्य पर्वत से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैली हुई थी। दंत दुर्ग राजा ने राष्ट्रकूटों की सत्ता पहले महाराष्ट्र में स्थापित की। राजा कृष्ण प्रथम ने बेरूल एलोरा के प्रख्यात कैलाश मंदिर की खुदाई करवाई। ये राजा कृष्ण प्रथम वेरूल में एलोरा है, तो वहाँ पर कैलाश मंदिर की खुदाई इसके काल में हुई राष्ट्रकूट राजाओं की।
अब तक हमने मुख्य रूप से प्राचीन भारत के विभिन्न राजनीतिक सत्ताओं की जानकारी प्राप्त की। अगले पाठ में प्राचीन भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, बेरुल एलोरा की कैलाश गुफा का ये कैलाश मंदिर है। ठीक है, ये राष्ट्रकूट राजाओं के कालखंड में बनवाई गई। ठीक है, क्या तुम जानते हो पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक किताब का नाम है, इसको किसने लिखा? पेरिप्लस का अर्थ जानकारी पुस्तिका है। एरिथ्रियन सी का अर्थ लाल सागर है। यूनानी लोगों के अनुसार हिंद महासागर और ईरान की खाड़ी लाल सागर के हिस्से थे। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी का अर्थ लाल सागर की जानकारी पुस्तिका है। यह पुस्तिका लगभग ईस्वी सन प्रथम शताब्दी की है। इस पुस्तिका का लेखक एक नाविक है, समुद्री यात्रा करने वाला नाविक, उसने लिखा था, तथा वह इजिप्तवासी है, इजिप्त का रहने वाला है। भारत का समुद्री तट, ईरान की खाड़ी और इजिप्त के बीच चलने वाले व्यापार की जानकारी पेरिप्लस में मिलती है। तो ये सब जो व्यापार चलते थे भारत के समुद्री तट से ईरान और इजिप्त के बीच में, उसकी जानकारी इसमें दी गई है। बहरी गाजा से तात्पर्य भरूच, नाला सोपारा, कल्याण, मुजरिम आदि भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख पेरिप्लस में है। मुजरिम केरल के कोचीन के समीप स्थित प्राचीन बंदरगाह था। आज उसका अस्तित्व नहीं है, आज वो नहीं है। अभी हम थोड़ा सा प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। देखिए, सातवाहन राजा अपने नाम के पहले किसका नाम लगाते थे? माता का नाम। प्राचीन समय में कोल्हापुर का नाम क्या था? कुंतल। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे, पाठ में दिए मानचित्र का निरीक्षण करो और निम्न तालिका पूर्ण करो। पल्लव राजा की राजधानी कहाँ थी? कांचीपुरम, कांची। चालुक्य का एहोल बदामी पट्टदकल। सातवाहन प्रतिष्ठान पैठण। प्रश्न नंबर 3, जिन निम्न राजसत्ताएं और राजधानी का वर्गीकरण करो। सातवाहन, पांड्य, चालुक्य, वाकाटक, पल्लव, ये तीन तो राजवंश हैं। अब मदुरै, प्रतिष्ठान, कांचीपुरम, वाताप, ये जो है राजधानियां हैं। तो सातवाहन का प्रतिष्ठान पैठण राजधानी थी, पांड्य का मदुरै तमिलनाडु में था, चालुक्य का कर्नाटक बदामी, वाकाटक का नंदीवर्मन नागपुर के पास। इसमें दो भाग हो गया था, एक नंदीवर्मन नवर्धन था नागपुर के पास और दूसरा वासिम जिला, पल्लव कांचीपुरम तमिलनाडु। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखेंगे। प्रश्न नंबर 4, पाठ में दिए गए किन्हीं 3 चित्रों का निरीक्षण करो और अपने शब्दों में लिखो कि तुम्हें क्या जानकारी प्राप्त होती है। पाठ में दिया गया 3 चित्र कोई भी ले लो, जैसे पेरुल एलोरा की कैलाश गुफा है, किसके काल में बनवाई गई, इसकी क्या विशेषता है, ये सब इसमें दिया हुआ है। और भी ये देखो, पट्टदकल का मंदिर ले लो, इसके विषय में लिखो। महाबलपुरम का रथ मंदिर ले लो, तो इसके विषय में किसके काल में बनाए गए, इसकी क्या विशेषता है, ये सब इसमें दिया गया है। कोई 3 चित्र लेकर के आप उसके विषय में लिखो। निम्न प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। ये प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है। दक्षिण की प्राचीन राजसत्ताएं कौन कौन सी थी? ठीक है, ये देखो, यहाँ से लिखेंगे पेज 42 पर है। दक्षिण की प्राचीन राजसत्ताओं में 3 राजसत्ताओं का उल्लेख तत्कालीन साहित्य में आता है, चेर, पांड्य और चोल। चेर, पांड्य और चोल राजसत्ताएं, यहाँ तक लिख डालिए। ठीक है, इसका प्रश्न उत्तर। अभी अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के बाद किस प्रदेश के स्थानीय राजा स्वतंत्र बने? ये देखिए यहाँ पर पेज 43। मौर्य साम्राज्य का ह्रास होने के पश्चात उत्तर भारत की भांति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों के स्थानीय राजा स्वतंत्र बने। यहाँ तक ठीक है। अभी हो गया संक्षेप में उत्तर लिखो। महेंद्र वर्मन का कार्य लिखो। महेंद्र वर्मन का कार्य इधर देखिए, ये दिया हुआ है पेज 46 पर। महेंद्र वर्मन पराक्रमी पल्लव राजा था। उसने
पल्लव राज्य का विस्तार किया। वह नाटककार था। महेंद्र वर्मन के बेटे नरसिंह वर्मन ने चालुक्य राजा पुलकेशी द्वितीय के आक्रमण को विफल कर दिया। तो ये तो उसकी विशेषता, लेकिन उसने कार्य क्या किया यहाँ से लिखिए। महेंद्र उसके कार्यकाल में, यहाँ लिख दीजिए महेंद्र वर्मन के कार्यकाल में। महेंद्र वर्मन के कार्यकाल में महाबलीपुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिरों की खुदाई की गई। ये रथ मंदिर अखंड पत्थर से खोदे गए हैं। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। फिर है त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन का अर्थ क्या है, स्पष्ट करो। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन अभी हमने बताया आपको, ये देखो पेज 43 पर ही है, यहाँ लिखा हुआ है त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन। इसका अर्थ है जिसके घोड़ों ने 3 समुद्रों का पानी पिया है। 3 समुद्रों से तात्पर्य अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर। तो ये त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन माने 3 समुद्रों का पानी पीने वाला वाहन अर्थात घोड़ा। मुजरिम बंदरगाह से किन वस्तुओं का निर्यात होता था, ये देखिए। ये यहाँ पे दिया हुआ है, पेज 43 पर ही है। यहाँ पर मुजरिस बंदरगाह से मसाले के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुओं का इटली के रोम और पश्चिम के अन्य देशों में निर्यात होता था। यहाँ से यहाँ तक, ये इसका प्रश्नोत्तर है, इसको लिख लीजिए। और ये पाठ अभी ख़त्म होता है, इसको सब लोग प्रश्नोत्तर लिख के याद करेंगे। धन्यवाद।